रशिया यूक्रेन जंग का आज है 23वां दिन। रूसी सेना की ओर से कीव में किए गए रॉकेट हमले में यूक्रेन की बीते जमाने की मशहूर एक्ट्रेस ओक्साना श्वेट्स की मौत हो गई। उधर चेर्निहाइव में पुतिन की सेना की गोलीबारी में एक अमेरिकी और कई यूक्रेनी नागरिकों ने जान गंवाई है। नमस्ते, मैं राशिद। अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने भी अपने नागरिक की मौत की पुष्टि कर दी है। मारे गए नागरिक की पहचान 68 साल के जेम्स विटनी हिल के तौर पर हुई है। इस बीच रशिया और यूक्रेन के बीच जारी जंग में अमेरिका लगातार रशिया पर दबाव बनाने की कोशिश में है। इसी क्रम में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को 24 घंटे पहले वॉर क्रिमिनल कहा था। बयानबाजी में अब बाइडेन इससे भी आगे निकल गए हैं। उन्होंने पुतिन को कहा हत्यारा, तानाशाह, ठग। रशिया और यूक्रेन के बीच जारी जंग में वैसे तो रशिया की सेना ही यूक्रेन पर भारी पड़ती नजर आ रही है, लेकिन बीच बीच में यूक्रेन की सेना भी अपना दमखम दिखाती नजर आ रही है। यूक्रेन की एयर डिफेंस फोर्स ने दावा किया कि उन्होंने दुश्मनों के 14 ठिकानों पर बमबारी की है। यह तो अभी तक की ब्रेकिंग न्यूज हो गई, लेकिन मेरी बहस का सवाल है। सवाल नंबर 1, जो बाइडेन क्या करने वाले हैं? जो बाइडेन सिर्फ और सिर्फ गरजेंगे या बरसेंगे भी? नेटो क्या करने वाला है? युद्ध कब खत्म होगा? युद्ध विराम होगा या फिर नहीं? अगर बीच में इजराइल आ रहा है, बीच में जर्मनी आ रहा है, तो फिर ऐसे में आगे आने वाले दिनों में क्या होने वाला है? और क्या विश्व युद्ध होगा या फिर नहीं? एटम बटन दबेगा या फिर नहीं? ये सब वो सवाल हैं जिसके जवाब पूरी दुनिया चाहती है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर, जो बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति ने फिर बोला रूसी राष्ट्रपति पर हमला। पुतिन शुद्ध ठग और हत्यारे तानाशाह हैं, यह बाइडेन ने बोला। रशिया का यूक्रेन पर हमला एक अनैतिक कार्रवाई है। बाइडेन ने पुतिन को कहा था वॉर क्रिमिनल, लेकिन अब यह कह दिया कि वो शुद्ध हत्यारे और ठग हैं। सुनिए। Now you have Ireland and Great Britain and the Republic standing together against a murderous dictator, a pure thug who is waging an immoral war against the people of Ukraine. And by the way, the Republic is paying a big price for this, a big number for supporting the strategy, for supporting the sanctions. It's significant. जो बाइडेन, जिन्होंने लगभग 48 घंटे पहले व्लादिमीर पुतिन को यह कहा था कि वॉर क्रिमिनल हैं, अब उन्हें शुद्ध ठग और हत्यारा कह दिया। लेकिन इस बीच अगली बड़ी खबर, रशिया यूक्रेन के बीच जंग का आज है 23वां दिन। हमले में स्कूल और कम्युनिटी सेंटर तबाह हो गए हैं। यूक्रेन पर रशिया का लगातार तेज हो रहा है हमला। हमले में यूक्रेन का मार्केट बारबाशोवो तबाह हो गया है। खार्किव में रशिया ने जगह जगह बमबारी की है। इस बीच जेलेंस्की ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से क्या अपील की है, यह भी सुनिए। Of my nation, the President Biden, you are the leader of the nation, of your great nation. I wish you to be the leader of the world. Being the leader of the world means to be the leader of peace. लेकिन अभी भारत की स्थिति और भारत का स्टैंड क्या है, यह भी जानने की बहुत जरूरत है। यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हैं, नाम है टीएस तिरुमूर्ति। अभी भी ये कहते हैं डिप्लोमेसी और डायलॉग के जरिए ही हल निकाला जा सकता है। उन्हें भी सुन लें एक बार आप। The humanitarian situation has worsened, particularly in the conflict zones. There is an urgent need, therefore, to address the humanitarian needs of the affected population. In this regard, we support the initiatives of the UN and its agencies who have mobilized whatever is possible in the shortest possible time frame. India has already sent over 90 tons of humanitarian supplies to Ukraine and its neighbors. These supplies have included medicines and other essential relief material. We are in the process of identifying other such requirements and sending further supplies in the coming days. Our Prime Minister has reiterated this on several occasions and called for immediate ceasefire and emphasized that there is no option but the path of dialogue and diplomacy. डिबेट को ओपन कर देते हैं और जितने भी बुनियादी सवाल हैं मेरे दाईं तरफ स्क्रीन पर आपको चलते नजर आ रहे हैं, और मेरे बाईं तरफ की जो स्क्रीन है सीधे तौर पर यह बता रही है कि तबाही की कितनी तस्वीरें हैं। तस्वीरें जिनमें दर्द है, जिनमें आंसू है, जिसमें बेचैनी है, जिसमें लाचारी है, जिसमें मजबूरी है। 23 दिन के बाद दुनिया कहां आकर के खड़ी है? यूक्रेन कहां है? रशिया कहां है? अमेरिका कहां है? डिबेट को कर देते हैं ओपन। मेजर जनरल रिटायर्ड एजेबी जैनी, डिफेंस एक्सपर्ट हैं आप।
मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह, रक्षा विश्लेषक कर्नल रिटायर्ड शिवदान सिंह, रक्षा विशेषज्ञ कर्नल रिटायर्ड एसएस सोढ़ी, विदेश मामलों के जानकार मेरे साथ में हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड एजेबी जैनी, मेरा पहला सवाल आपसे है। 48 घंटे पहले जो बाइडेन ने पुतिन को कहा ही इज अ वॉर क्रिमिनल, 48 घंटे के बाद अब पुतिन ये कह रहे हैं कि बाइडेन ये कह रहे हैं कि पुतिन प्योर ठग हैं और एक ऐसे तानाशाह हैं जो बहुत ब्रूटल है। अब मेरा सवाल है कि बाइडेन सिर्फ गरजेंगे या बरसेंगे भी? बाइडेन से बोलेंगे या कुछ करेंगे भी सैंक्शंस के अलावा? सैंक्शंस जिनमें सिर्फ हिपोक्रेसी है सर। रसीब, मेरा तो मानना है कि जो ये राजनेता हैं और इतने बड़े बड़े राजनेता जैसे बाइडेन, जो अपने आप को वर्ल्ड का सबसे मोस्ट पावरफुल लीडर माना जाता है, ओनली सुपर पावर माना जाता है, उनको ऐसी शब्दावली शोभा बिल्कुल नहीं देती। किसी भी दूसरे देश के लीडर को ठग कहना, मर्डरर कहना, अरे भाई आप इन्हीं शब्दों को आप ठग और या मर्डरर कहना ही चाहते हो तो किसी एक सभ्यता के साथ में कह सकते हैं आप। ठीक कह रहे हैं आप। और ये ठग कहना और ये सब ये बड़ी एक नीचता की बात है। दूसरी बात ये है, आज तो आप उनको ठग और उनको मर्डरर कह रहे हैं। आप क्यूबा का इंसिडेंट भूल गए बाइडेन साहब? जब बे ऑफ पिग्स का इंसिडेंट हुआ था, क्राइसिस हो गई थी, दुनिया को न्यूक्लियर वॉर के अड्डे पर ले आए थे, किनारे पर, तब आपने जब मिसाइल्स लगाए थे रशिया ने वहां पर क्यूबा के पास, आपने बोला क्यूबा अमेरिका का एक हिस्सा है। आप ये कहना चाहते हैं मेजर जनरल, आप ये कहना चाहते हैं कि बाइडेन सिर्फ और सिर्फ सिंबोलिज्म और टोकनिज्म में बिलीव करते हैं? कि आप ये कहना चाहते हैं कि बाइडेन हिपोक्रेट हैं? कि आप ये कहना चाहते हैं कि बाइडेन पाखंडी हैं? कि आप ये कहना चाहते हैं कि बाइडेन कावर्ड हैं? आप यही कहना चाहते हैं? सिर्फ गरज रहे हैं और गरजते रहेंगे, इनको गरजने वाला बादल बरसते नहीं है। ठीक है, ओके सर, ओके सर, ओके सर, दोबारा आपके पास में आते हैं। मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह मेरा इंतजार कर रहे हैं। मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह, 1990 जॉर्ज डब्ल्यू बुश इराक को कुवैत से बाहर निकालने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सैन्य गठबंधन बनाया। 1995 बिल क्लिंटन यूगोस्लाविया में मिलिट्री इंटरवेंशन किया। 2011 बराक ओबामा लीबियाई गृहयुद्ध में मिलिट्री इंटरवेंशन किया, इंटरवीन करके सोल्यूशन निकालने की कोशिश की। इतनी हिम्मत आखिरकार क्यों जो बाइडेन जुटा नहीं पाते? मेजर मोहम्मद अली शाह, आपने बहुत ही अच्छे दुरुस्त एग्जाम्पल्स दिए हैं। मैं आपको लेता हूं 28 जून 1914 जब बोस्निया में सर्बियन नेशनल ने असैसिनेशन किया था ऑस्ट्रिया हंगरी के हेयर का, तब एक महीने के बाद ऑस्ट्रिया हंगरी ने युद्ध छेड़ा था वो सर्बिया के खिलाफ। 2014, ये 1914, 1915, 1916, 1917, जब 16, 17, 18 मार्च में जब 3 अमेरिकन शिप डुबा दी गए जर्मनी ने, तब जाके अमेरिका कूदा इसके अंदर विश्व युद्ध में। और उसी तरीके का एक पैटर्न देखिए, वर्ल्ड वॉर 2 में 1 सितंबर 1939, उसके बाद अमेरिका कब आया विश्व युद्ध में? तो अमेरिका जो है उसकी आदत रही है, उन्होंने तहस कर दिया, बर्बाद कर दिया अफगानिस्तान को, इराक को, लीबिया को, उन्हें वही चीज करी वियतनाम में, उन्हें वही चीज करी कोरिया में, उन्होंने वही चीज करी है जैसे आपने यूगोस्लाविया के बारे में बताया। अमेरिका की ये पुरानी आदत रही है, बल्कि आउट ऑफ 194 कंट्रीज जो यूएन रिकॉग्नाइज करती है, 83 कंट्रीज पे अमेरिका ने अटैक किया हुआ है। तो अमेरिका खुद अपने आप को, जैसे कि जनरल जैनी साहब ने बताया कि जो अपने आप को वर्ल्ड पावर कहती है, तो एक अलग तरीका होता है एक पॉइंट कन्वे करने के लिए। यानी आप दोनों ही ये कहना चाहते हैं, कि अगर अमेरिका में वाकई में हिम्मत होती, अमेरिका ने वाकई दम दिखाया होता। टीम पीसीआर ग्राफिकल इनपुट के साथ में जितनी भी तबाही की और भी विजुअल्स हैं, यानी जो वीडियोस हैं वो भी स्क्रीन पर लगातार बना करके रखें। आप दोनों ही ये कहना चाहते हैं ना कि अमेरिका ने अगर सही वक्त पर अपना इनिशिएटिव लिया होता तो आज की तारीख में यूक्रेन में इतनी ज्यादा तबाही नहीं मचती। मैं इस बीच कर्नल शिवदान सिंह को लेकर के आता हूं, लेकिन कर्नल शिवदान, रशियन मीडिया कुछ और ही कहने में लगा है। रशिया की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है, कई डॉक्यूमेंट इन्होंने पेश किए हैं और उन डॉक्यूमेंट की कुछ कॉपी मेरे हाथ में है अभी, ये देखिए, मैंने प्रिंट आउट कुछ लिया है। और रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने ये डॉक्यूमेंट में ये बताते हैं, मैं हिंदी तर्जुमा करके बता रहा हूं, कि बायोलॉजिकल हथियारों को लेकर अमेरिका और यूक्रेन के बीच सहयोग का दावा कर रहे हैं। ये प्रोपेगेंडा है या वाकई में सच है? क्या वाकई में अमेरिका आने वाले दिनों में कुछ ऐसा ही बड़ा करने वाला है? क्या केमिकल वेपन, बायो वेपन, एटम बटन, इसे लेकर के बाइडेन कुछ बड़ा करने वाले हैं, या सिर्फ और सिर्फ ये रशियन मीडिया और रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री का प्रोपेगेंडा है? कभी भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे उन्हें, उनके देश को कोई दूसरा देश नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे।
ठीक है। यदि केमिकल या बायोलॉजिकल वारफेयर का जो बाइडेन इस्तेमाल करेंगे तो रशिया भी हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठेगा। उसके पास ICBM है, इंटरकॉन्टिनेंटल ब्लास्टिक मिसाइल्स हैं। हाँ। उसके पास बहुत से ऐसे हथियार हैं जिनसे वो डायरेक्ट अमेरिका को यहाँ बैठे बैठे हिट कर सकता है। हाँ। इसलिए अमेरिकन इंटरवेंशन, जैसा मेजर मोहम्मद अली शाह ने बताया है, पूरे वर्ल्ड में इसलिए हुआ है हाँ। कि ज्योग्राफिकली अमेरिका ऐसी लोकेशन में बैठे हुए हैं, अमेरिका की लोकेशन ऐसी है कि जहां पर उसकी सीमा किसी और देश की सीमा से सिवाय कनाडा के और नेबरिंग कंट्री के और कहीं से उसकी मिलती नहीं है। इसलिए अभी वो नहीं, ऐसा तो कोई एक रिस्क बात आप ये मिलेगा। बताएं, आपकी बात समझ गया मैं। आप यही कहना चाहते हैं ना कि बिल क्लिंटन ने यूगोस्लाविया में मिलिट्री इंटरवेंशन किया क्योंकि ये बॉर्डर इशू के तरीके से आ रहा था। बराक ओबामा ने 2011 में अगर लीबिया में इंटरवीन किया तो ये बॉर्डर इशू के तौर पर आ रहा था, लेकिन यूक्रेन के साथ में कोई बॉर्डर लगता नहीं अमेरिका का, इसीलिए सीधे तौर पर इंटरवीन नहीं करेंगे। मैंने मान लिया, लेकिन इराक में क्या हुआ, कुवैत में क्या हुआ, उस जमाने में जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने क्या किया? एक इतिहास ये भी तो है ना कर्नल शिवदान। देखिए, ऐसा है कि अमेरिका में प्लेन शब्दों में बोलूं तो जहां भी उसके आर्थिक हित क्लैश करते हैं, जहां भी उसको इस तरह का कोई सुपरमेसी दिखाने की जरूरत पड़ती है, हाँ। क्योंकि अमेरिका की और ठीक है। रूस की जब से सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई है, ठीक है। इन दोनों की सुपरमेसी दिखाने का कंपटीशन चल रहा है, जिसकी वजह से अफगानिस्तान युद्ध हुआ। लेकिन आज की भी तारीख में सुपर पावर के तौर पर सुप्रीमेसी दिखाने की एक लड़ाई तो चली रही है ना कर्नल शिवदान। कर्नल रिटायर्ड एसएस सोढ़ी अब यहाँ पर आप भी आ सकते हैं। यूएस ने 8 देशों के साथ में एक टास्क फोर्स का गठन किया पुतिन के खिलाफ, रशिया के खिलाफ। यूएस ने ब्रिटेन को मिलाया, कनाडा को मिलाया, फ्रांस को मिलाया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इटली, इतने देशों को मिला लिया। ये 8 देश मिलकर के क्या रशिया के ऊपर कोई दबाव बना भी पाएंगे? क्योंकि अभी तक आपने सैंक्शन लगाया, अभी तक आप बयान देते रहे, सैंक्शन में यूरोपियन यूनियन भी आया, सैंक्शन में नेटो भी आया, सैंक्शन में अमेरिका भी आया, सैंक्शन में कई एशियन कंट्रीज भी आई, लेकिन कुछ हो नहीं पाया। अब अगर आप ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इटली को लेकर के आए हैं, कुछ होगा या नहीं होगा? जय हिंद ऋषि जी, ये जो 8 राष्ट्रों का अभी संगठन बनाया है अमेरिका ने, इसका बिल्कुल कोई असर नहीं पड़ेगा पुतिन पे, क्योंकि इससे बड़ा तो ऑलरेडी 30 मुल्कों का नाटो तो संगठन है ही है। जब 30 मुल्क का नाटो कुछ नहीं कर पाया, तो ये 8 मुल्क का संगठन क्या करेगा? ये आपने जो शुरू में बोला, सिर्फ ये जो बिडेन है या नाटो है, ये सिर्फ गरजते हैं, बरसते नहीं है। ठीक है। हम अगर हर युद्ध को देखें जो कि पिछले 100 सालों में हुआ है, उसमें ये जो लॉबी है जो हथियार बनाती है, उसका बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज पूरे विश्व में जो 10 सबसे बड़े कंपनियां हैं जो हथियार बनाती है, उसमें से 6 अमेरिका में हैं। 195 देश जो हैं इस विश्व में आज की डेट में, उसमें से 175 को अमेरिका आर्म्स और एम्युनिशन सप्लाई करती है। तो ये हर चीज अमेरिका व्यापार की तरफ से देखती है। ठीक है। आपने सही 3-4 उदाहरण दिए। अमेरिका की किसी जगह में जाने की हिम्मत नहीं होती जहां पे उसको लगता है कि वो एक ताकतवर मुल्क के साथ लड़ेगी। वो हमेशा एक छोटे मुल्क पे दबाव डालने तो की एक बात कोशिश ये करती बताएं, है। एक बात ये बताएं, आप चारों से ही बात करने के बाद मेजर जनरल रिटायर्ड एजेबी जैनी, मुझे अभी तक भी समझ में नहीं आया है कि युद्ध कहां तक जाएगा, युद्ध का कैनवास क्या रहेगा, क्या युद्ध 3rd वर्ल्ड वॉर में तब्दील हो जाएगा, और आगे आने वाले दिनों में और कितने देश साथ में उतर आएंगे, ये मैं जानना चाहता हूं, समझना चाहता हूं सर। नसीब, मैं आपको समझाता हूं। देखिए, ये युद्ध तभी होगा 2 हालतों में। या तो जो पुतिन चाहते हैं कि ये नेटो में ना शामिल हो, क्रीमिया को रिकॉग्निशन मिले और ये डीमिलिटराइज करे वहां पर ये अपने यूक्रेन में, या तो ये जेलेंस्की इस बात को मान जाए, वेस्टर्न पावर्स नेटो इस बात को मान जाए। लेकिन सवाल तो ये है ना, सवाल तो सर ये है कि कई बातें तो जेलेंस्की मानने के लिए तैयार हैं। जेलेंस्की ये कहने में अब तो कहने लगे हैं ना कि नेटो के साथ हमें नहीं जाना। ठीक है, आप ये कहते हैं क्रीमिया पर भी आपका आधिपत्य, ये भी हम स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। आप डोनेट्स्क की बात करेंगे, हम ये भी स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। आप लुहांस्क की बात करेंगे, हम ये भी स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। ये तो जेलेंस्की पिछले लगभग 10 दिन में 3-3 बार बोल चुके हैं। लेकिन पुतिन है कि अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं, पुतिन है
हैं जो ये बताना चाहते हैं पूरे मॉस्को को, पूरे रशिया को कि देखो मैं सोवियत संघ के जमाने में जाना चाहता हूं। पुतिन ये बताना चाहते हैं कि एक तानाशाह क्या क्या कर सकता है। तब जबकि जेलेंस्की माइल्ड हुए हैं, तब जबकि नफ्ताली बेनेट भी बीच में आए हैं, तब जबकि इजराइल बीच में आया है, तब जबकि तुर्की बीच में आने लगा है, यानी एर्दोआन भी बीच में आकर के एक मीडिएटर के तौर पर बिहेव कर रहे हैं। लेकिन पुतिन है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे सर। पुतिन कहते हैं कीव पर हमला कर देंगे, खार्किव पर कर देंगे, खेरसोन पर कर देंगे, न्यूक्लियर एस्टैब्लिशमेंट पर कर देंगे, कहीं हम रुकेंगे ही नहीं। रसीब, जो भी बातें आपने कही हैं, जो जेलेंस्की के मुंह से निकली है, इसके ऊपर मैं यकीन मैं नहीं करता हूं। क्योंकि अगर ये सब बातें सच हैं, वो यहां तक कह चुके हैं कि हमने तो सोचा था कि नेटो के दरवाजे खुले हैं, लेकिन अब हम जानते हैं कि हमको नेटो में मेंबरशिप नहीं मिलनी। अरे भाई, तुम अगर जानते हो कि नेटो में मेंबरशिप नहीं मिलनी तो पुतिन को फोन करके बता दो कि भाई हम नेटो ज्वाइन नहीं करेंगे, लड़ाई खत्म। लेकिन लड़ाई तभी खत्म होगी जब पुतिन अपना मसला हल कर लेगा, अपना मुद्दा हल कर लेगा। क्योंकि पुतिन को आप एक कोई छोटा मोटा बाइडेन मत समझे, उनके पास पावर है। उसने दृढ़ प्रतिज्ञा की हुई है कि रशिया को सोलर पावर, सुपर पावर स्टेटस लाके रखेगा। मेजर जनरल आपने ये कहा कि पुतिन तभी मानेंगे जब पुतिन को ये समझ में आएगा कि मैंने अपना मसला हल कर लिया है। लेकिन मैं पिछले लगभग 23-24 दिनों में ये जानने की कोशिश कर रहा हूं कि पुतिन के लिए असली मसला है क्या। मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह, यहां पर आप आ सकते हैं। आज की तारीख में पुतिन के लिए असली मसला है क्या, ये मैं जानना चाहता हूं। क्या यूक्रेन नेटो में ना जाए, ये असली मसला है। यूक्रेन अमेरिका के करीब ना जाए, ये असली मसला है। यूएसएसआर के युग में चले जाएं, ये असली मसला है। लिथुआनिया, एस्टोनिया या फिर बाल्टिक कंट्रीज की तरफ हम चले जाएं, ये असली मसला है। या फिर असल में ये डर पुतिन को अभी भी है कि अगर यूक्रेन नेटो में शामिल हुआ या नेटो के साथ में करीबी रही तो मॉस्को की पश्चिमी देशों से दूरी केवल 640 किलोमीटर की रह जाएगी। अभी यह दूरी 1600 किलोमीटर की है। क्या ये सिर्फ बॉर्डर डिस्प्यूट है या इससे अलग हट करके ये कैनवास कुछ ज्यादा बड़ा है? देखिए, जो यूक्रेन का जो पूरा जो बॉर्डर है जो रशिया से जुड़ता है वो 2295 किलोमीटर का स्ट्रेच है। ठीक तो है। उनको खतरा था कि अगर नेटो फोर्स आ जाते तो प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने जब ये बयान भी दिया कि वो नेटो में जाएंगे नहीं, फिर भी ये जंग रुकी नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि जी हाँ, प्रेसिडेंट पुतिन को खतरा है कि यूक्रेन अमेरिका की तरफ ना जाए। सिंपल सी बात है। अगर वो उसकी तरफ नहीं जाता तो वहीं पे ही आप एक ही पत्थर से दो चिड़िया मारते हो, तो वो नेटो में भी नहीं आएगा। पहली बात तो ये है। अब वो अगर अमेरिका की तरफ नहीं गया तो जाहिर सी बात है नेटो की तरफ भी नहीं जाएगा। और अगर नेटो में नहीं गया फिर भी उनने करीबियां बनाए रखी अमेरिका से, फिर भी अमेरिका उनको कहीं ना कहीं मिलिट्री एड देगा, हेल्प देगा। तो मेन प्रेसिडेंट पुतिन की डिमांड ये है। अब अगर वो एक टेबल पे नहीं आते हैं, अभी नहीं बात करते हैं और अभी ये सुलझाते नहीं है, तो उनकी डिमांड अभी तक रीजनेबल थी। प्रेसिडेंट पुतिन की डिमांड अनरीजनेबल नहीं थी वैसे अगर देखा जाए तो उनकी डिमांड आगे जाके भविष्य में और अनरीजनेबल होती जाएंगी और दोनों राष्ट्रों के लिए, पूरी दुनिया के लिए डिमांड अनिश्चित होती जाएगी। लेकिन क्या है ना, डिमांड अनिश्चित होती जाएगी, लेकिन क्या है ना मेजर कर्नल शिरदान, अब यहां से आप आ सकते हैं। क्या है कि युद्ध जैसे जैसे आगे बढ़ता है वैसे वैसे गुट बनने लगते हैं। वो चाहे किसी भी तरीके का युद्ध हो, चाहे वो एक फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट हो, चाहे ये मिलिट्री इंटरवेंशन हो, चाहे सीधे तौर का युद्ध हो या फिर कोल्ड वॉर की स्थिति, एक अलग अलग गुट बनने लगते हैं। आज की तारीख में यूक्रेन के समर्थन में आने वाले लोग बहुत से हो गए हैं। नीदरलैंड्स यूक्रेन के समर्थन में, एस्टोनिया है, पोलैंड है, लातविया है, चेक है, स्वीडन है, फिनलैंड है, जर्मनी है, स्पेन है और लिबनन भी आ गया है। अगर इतने देश साथ में आ गए हैं तो क्या युद्ध का कैनवास बढ़ने वाला है? क्या ये वर्ल्ड वॉर में तब्दील हो जाएगा? पहली बात तो मैं साफ कर देना चाहता हूं कि वर्ल्ड वॉर नहीं होगी। आजकल हर देश अपने आर्थिक हितों के बारे में बहुत ही चौकन्ना है। खाली जेलेंस्की जैसे लोग जो अभी भी जुनूनी हैं, जो ख्यालों में रह रहे हैं, ठीक है, ऐसे लोग ही अपने देशों को बर्बाद कर सकते हैं। अदरवाइज कोई भी विश्व का देश वर्ल्ड वॉर की सोच नहीं सकता, क्योंकि आजकल हर देश के नेता को अपने देश की जनता को जवाब देना पड़ता है। ये प्रजातंत्र का जमाना है और इसमें यदि कोई भी देश इंटरवीन करेगा, आपको पता होगा, पहले ये हमारे आर्मी में कहावत थी कि एक 7 दिन की लड़ाई एक देश को 5 साल पीछे ले जाती है। एक पंचवर्षीय योजना का धन एक 7 दिन की लड़ाई में लग जाता है। और अब ये कॉस्ट और भी महंगी हो गई है, क्योंकि इतने डिस्ट्रक्टिव वेपन पहले नहीं थे जितने आज है। ये मिसाइलों का प्रयोग हो रहा है, ये दुनिया भर के केमिकल वारफेयर का प्रयोग हो रहा है। पहले लड़ाई बिल्कुल सिंपल हुआ करती थी बॉर्डर्स के ऊपर,
आजकल हाइब्रिड वार के जमाने में तरह तरह की लड़ाइयां हो रही हैं, कॉस्ट बहुत बढ़ गई है, इसलिए आजकल हर नेता अपनी मानवता के भलाई के लिए खर्च करना चाहता है, ना कि ऐसे डिस्ट्रक्टिव। इसी वजह से अभी तक नेटो का कोई कंट्री उसके साथ आगे खड़ा नहीं हुआ है। आप कहते हैं विश्व युद्ध नहीं होगा, आप ये कहते हैं कि आगे आने वाले दिनों में जो बाकी देश हैं जो यूक्रेन के साथ खड़े या फिर रशियन ब्लॉक में खड़े नजर आते हैं, तो इन ब्लॉक्स में सीधे तौर पर युद्ध के मैदान में कोई उतरेगा नहीं, आपका कहना है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कर्नल सोढी, अब सवाल ये पैदा होता है कि मिस कैलकुलेशन का कैनवास कितना बड़ा है, मिस कैलकुलेशन कितना पुतिन से कितना बड़ा मिस कैलकुलेशन हुआ है, क्योंकि अभी तक जैसा कि कीव इंडिपेंडेंट यानी जो यूक्रेनी मीडिया है या फिर जो पश्चिमी मीडिया है ये कहने में लगा है कि रशिया के 14,000 सैनिक मारे गए, 72 MLRS तबाह हो गए, 86 प्लेन तबाह हो गए, 108 हेलीकॉप्टर, 864 गाड़ियां, 444 टैंक, 60 फ्यूल टैंक, 201 तोप, 11 UAV ड्रोन, 1435 बख्तरबंद गाड़ियां, 43 एंटी एयरक्राफ्ट वॉरफेयर, ये सब तबाह हो चुके हैं। क्या पुतिन को अंदाजा था कि इतना जबरदस्त मिस कैलकुलेशन हो जाएगा? क्या ब्लंडर हुआ है कर्नल सोढी? रशीद जी, ये आपका ये प्रश्न मैं दो भागों में जवाब दूंगा। पहला भाग है पुतिन के ऊपर। देखिए, पुतिन KGB में एक लेफ्टिनेंट कर्नल थे। पुतिन को फौजी सिखाई और एक राजनेता होने का जो ये अनुभव है वो दोनों है। तो ये जो पूरी यूक्रेन की लड़ाई प्लान की गई है पुतिन ने, ये उन्होंने बड़ी सोच समझ से प्लान की है। और ये लड़ाई आस्था थोड़ी इसलिए चल रही है क्योंकि हमें याद होगा कि यूक्रेन की जो 30% आबादी है उसका झुकाव रूस की तरफ है, वो रूसी भाषा बोलती है। रशिया नहीं चाहता कि वो ज्यादा सिविलियंस को क्षति पहुंचाए, इसलिए उसका जो लड़ाई का जो स्पीड है वो थोड़ी कम है। देखिए रशीद जी, फौज में हमें पढ़ाया जाता है कि जब भी कोई आक्रमण करता है उसकी रेशो 3:1 होती है। अभी यूक्रेन की फौज की सेना 2 लाख है और कायदे से फौजी सिखाई की उससे रूस को 6 लाख जवानों के साथ अपना हमला करना चाहिए था, लेकिन रूस ने ये नहीं किया। रूस ने सिर्फ 2 लाख जवानों के साथ हमला किया और ज्यादा आर्मर्ड और मैकेनाइज्ड गाड़ियों के साथ किया, क्योंकि उसका जो एक मेन लक्ष्य है कि वो कम से कम सिविलियंस को क्षति पहुंचाना चाहता है। अभी मैं आपके प्रश्न का दूसरा भाग जवाब दूंगा। जो यूक्रेन दावा कर रहा है कि उसने इतने टैंक गिरा दिए, उसने 60 फाइटर एयरक्राफ्ट गिरा दिए, देखिए रशीद जी, ये बिल्कुल सही नहीं लगता है, क्योंकि अगर एक फाइटर एयरक्राफ्ट या एक टैंक भी बर्बाद होता है, उसकी इतनी फोटो इतनी वीडियो पूरे मीडिया में आती हैं, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी कामयाबी का एक चीज होती है कि हमने एक टैंक गिरा दिया। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि वेस्टर्न मीडिया जो भी रशिया के खिलाफ या पुतिन के खिलाफ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे वेस्टर्न मीडिया ये कहता है कि पुतिन को कैंसर हो गया, स्टेरॉयड ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, उनका दिमाग खराब हो गया है, कभी पब्लिक अपीयरेंस में सामने जाते ही नहीं है और बिल्कुल उल जुलूल ही फैसले लिया करते हैं। ये सारी बातें वेस्टर्न मीडिया जो कह रहा है, आप ये कह रहे हैं ये उनका एजेंडा है और ये उनका प्रोपेगेंडा है। चलिए एक बार के लिए मान लिया ये उनका एजेंडा या प्रोपेगेंडा हो सकता है। अब सवाल यह पैदा होता है तो फिर 23 दिन तक युद्ध खींचा क्यों? मेजर जनरल रिटायर्ड AJB जैनी, अब इसमें मैं भारत का स्टेक बीच में लेकर के आता हूं। हालांकि यूएन में बार बार TS तिरुमूर्ति कहते हैं डिप्लोमेसी से काम चलाओ, डायलॉग से काम चलाओ, कूटनीतिक तरीके से आप अपनी बातों का हल निकालिए, सामरिक तरीके से हल निकालना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यह जमाना परमाणु युद्ध का नहीं है, यह जमाना साइबर वॉरफेयर का नहीं है, यह जमाना अपने आप को स्टैब्लिश करने का है, यह जमाना अपने आप को विकास के नए पैमाने गढ़ने वाला है। यह सब कुछ भारत कह रहा है, लेकिन वहीं अमेरिका ये कहने में लगा है कच्चा तेल मत लीजिएगा रशिया से, अगर कच्चा तेल आप लेंगे तो यूक्रेन के खिलाफ हम मान लेंगे कि युद्ध में आप भी खड़े हैं। तो अब भारत क्या करने वाला है? TS तिरुमूर्ति ठीक है, यूएन में बार बार ये कहने में लगे हुए हैं कि डिप्लोमेटिक तरीके से हल निकालिए, डायलॉग से हल निकालिए, लेकिन भारत करेगा क्या? भारत कर क्या सकता है? भारत को करना क्या चाहिए मेजर जनरल? रशीद, भारत का स्टैंड जो है यूएन में और वर्ल्ड फोरम में बहुत सही है। इसको आप नॉन अलाइनमेंट ना कहें, न्यूट्रलिटी ना कहें, इसमें नेशनल इंटरेस्ट है हमारा जो हमने स्टैंड लिया है। क्यों? क्योंकि एक तरफ हमारा रशिया से टाइम टेस्टेड दोस्त है, टाइम टेस्टेड फ्रेंडशिप है। 1971 ले लीजिए, कोई भी और टाइम ले लीजिए, रशिया ने हमेशा हमारे कंधे पर हाथ रखा है। दूसरी तरफ इसको न मानते हुए कि अमेरिका हैज प्रूव्ड हिस्टोरिकली कि अमेरिका मेजर जनरल मैं डिप्लोमेटिक कभी रहता नहीं, बिल्कुल सीधे ये बताइए कि क्या क्रूड ऑयल कच्चा तेल रशिया से लेना चाहिए या नहीं? बिल्कुल सीधी सी बात।
हमारा स्टैंड ये तेल तो हम वैसे भी नहीं लेते थे। रसीद क्लिप 2% तेल लेते थे, और अगर तेल लेंगे भी तो डॉलर जाए भाड़ में। हमारा रूबल ट्रेड का अरेंजमेंट है रशिया के साथ में। हमने हथियारों के मामले में और डिफेंस इक्विपमेंट के मामले में भी रूबल ट्रेड का किया था कि भाई रूबल में हम देंगे, रुपए में हम लेंगे। तो स्विफ्ट वगैरह जाए भाड़ में, अपना आपका डॉलर जाए भाड़ में। कौन रोक सकता है हमको हथियार या तेल लेने से? हम वैसे भी 2% तेल लेते थे और आगे भी लेंगे अगर हमारे नेशनल। रोकेगा तो कोई नहीं, रोकेगा तो कोई नहीं। भारत एक अखंड देश है, भारत एक संप्रभुता वाला देश है और हमारे फैसले अपने होते हैं। विदेश नीति में आज की तारीख में बड़े मजबूत हो गए हैं, लेकिन रुकेगा कोई नहीं। लेकिन हमसे कई सवाल किए जाएंगे। मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह हमसे सवाल अमेरिका करेगा। अमेरिका कहेगा कि ठीक है, आपने क्रूड ऑयल जाकर के ले लिया एक ऐसे वक्त में जबकि युद्ध चल रहा है। आपको यह दिखा होगा कि रशिया भारत का सबसे बड़ा हथियार सप्लायर है, लेकिन अमेरिका फिर हमसे एक सवाल करेगा। अमेरिका कहेगा 2019 तक 146 अरब डॉलर का व्यापार आपने हमारे साथ किया, रूस से 15 गुना ज्यादा व्यापार आप हमारे साथ करते हैं। भारत की हथियार खरीद में 14% हिस्सेदारी हमारी है। रक्षा व्यापार भारत अमेरिका का 21 अरब डॉलर का है और आप जो हैं रशिया वाले ब्लॉक में चले गए हैं। फिर हम जवाब क्या देंगे अमेरिका को? यह भी तो सवाल है ना। विदेश नीति सिर्फ रशिया के साथ में नहीं है, विदेश नीति अमेरिका के साथ भी है। मेजर रशीद भाई, देखिए मेरे सीनियर्स ने जो कहा अभी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया और जनरल जनी साहब की बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ। बात ऐसी है, देखिए इसमें अमेरिका, आपको मैं एग्जांपल देता हूं, मैं आपको 2 एग्जांपल ताकि स्पष्ट हो जाए बिल्कुल बात। अमेरिका ने तुर्की पे S-400 पे पाबंद लगाया था, प्रतिबंध लगाया था, सैंक्शन लगाया था। हिंदुस्तान पे नहीं लगा पाई। हिंद दिया था उन्होंने, हिंद दिया था, लेकिन वो नहीं कर पाई क्योंकि आज की तारीख में हिंदुस्तान को इतनी जरूरत नहीं है अमेरिका की जितनी अमेरिका को जरूरत है हिंदुस्तान की। पहली बात। दूसरी बात, आपको मैं वैक्सीनेशन पे ले आता हूँ। कोरोना वायरस के टाइम पे अमेरिका ने सैंक्शन लगाए थे हमारे एक्सपोर्ट और वैक्सीनेशन पे, मगर जिस दिन हिंदुस्तान ने ओवर 1 मिलियन वैक्सीनेशन एडमिनिस्टर करे थे, उसको महज इत्तेफाक बोले, कुछ भी बोले, उसी दिन अमेरिका का ऑर्डर आया कि वो सैंक्शंस खोलने का। उसी दिन अमेरिका ने वो एक्सपोर्ट जारी कर दिए। तो आप देखिए, अमेरिका को भी जरूरत है हिंदुस्तान की। अब ये हिंदुस्तान वो नहीं था कि जब हम केवल अमेरिका को ये बात जाते थे। आज की तारीख में पाकिस्तान है एक बस देश जो कटोरा लेके रूस के पास भी जाएगा जब वो जंग छेड़ है, या अमेरिका के पास भी जाएगा, या चीन के पास भी जाएगा, या उसका बस नहीं तो हमारे पास भी आ जाएगा वो। तो हम बिल्कुल आज चौड़े हो रखे हैं हिंदुस्तान के पास। इतना गर्व से सीना चौड़ा करके हम कह सकते हैं भाई हम अपने हम विश्व खोलने के रास्ते पे हैं। मेजर, आपसे मेजर जनरल के साथ भी बातचीत जारी रहेगी। कर्नल सिद्धांत, कर्नल सोढी, ठीक 1 मिनट के बाद आप लोगों के पास लौट करके वापस आता हूं। और जब मैं लौट करके वापस आऊंगा तो मैं जयप्रकाश रमैया और राहुल गौतम की रिपोर्ट दिखाऊंगा, जहां जान की बाजी लगाकर कीव से रिपोर्टिंग कर रहे हैं जयप्रकाश और राहुल। और आपको जितनी तस्वीरें जयप्रकाश और राहुल गौतम दिखाएंगे, इन तस्वीरों को देखने के बाद आपका भी कलेजा कांप जाएगा, ये मेरा दावा है। आगे बढ़े उससे पहले की बड़ी खबर, यूक्रेन चर्निहाइव में 24 घंटे में 53 लोगों की मौत हुई है। रशिया के हमले में अब तक 108 बच्चों की मौत हो चुकी है। यह यूक्रेन का दावा है। यूक्रेन के कई शहरों में रूसी सेना के हमले अभी भी जारी हैं। रशियन हमले में 21 लोगों की मौत हो गई है, 25 लोग अभी भी घायल हैं। यूक्रेन चर्निहाइव में 24 घंटे में 53 की मौत। रशियन हमले में अब तक 108 बच्चों की मौत। यूक्रेन के कई शहरों में रूसी सेना के हमले जारी। रशियन हमले में 21 लोगों की मौत, 25 घायल। ये यूक्रेनी मीडिया ने दावा किया है। एक बच्चे को सुनिए आप, एक बच्चा कितना डरा हुआ है। इसकी मासूमियत तो आप देखेंगे, लेकिन इसके चेहरे के जो हाव भाव हैं आप अंदाजा लगा पाएंगे 7 समंदर पार हो क्या रहा है। देखिए। Ника, ты боишься? Прятаться? Куда ты прячешься? Боюсь. Сирена. Сирена? Ника, ты боишься? Прятаться? Куда ты прячешься? Боюсь. Сирена? Ника, ты боишься? Прятаться? Куда ты прячешься? Боюсь. अब आपको हम सीधे कीव ले चलते हैं, यूक्रेन की राजधानी, जहां से राहुल गौतम और जयप्रकाश रमैया, यानी एक कीव की रिपोर्ट है, एक इरपिन की रिपोर्ट है, और दोनों ही शहर पूरी तरह से तबाह हुए हैं। तबाह होने के बाद अब जर्रा जर्रा और कतरा कतरा किस तरह रो रहा है,
कितनी तबाही मची है, कितनी बमबारी हुई है, इमारतें किस तरह से खाक हो गई हैं। राहुल गौतम की कीव से रिपोर्ट, जयप्रकाश रमैया की इरपिन से रिपोर्ट। आम हो चुका है कीव के अंदर, क्योंकि पिछले 22 दिनों से लगातार इस शहर पर बमबारी हो रही है। आप देख सकते हैं इस तरीके के शेल्स पूरे के पूरे कीव में आपको देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि इसी तरीके से बमबारी हो रही है जिसकी वजह से शहर को तबाह किया जा रहा है। आप अगर दिखा सके मेरे सहयोगी वेंकटेश, ये एक जिम है जो कि पूरी तरीके से नष्ट हो चुका है, तबाह हो चुका है, क्योंकि इस पर शेलिंग हुई थी 2 रोज पहले, और इसी के साथ साथ निशाना बनाया गया था इस टीवी टावर को, जो कि नेशनल ब्रॉडकास्टर है यूक्रेन का। जो टारगेट किया गया था वो इन दोनों को किया गया था। एक टावर पे आप देख सकते हैं कि जो शीशे हैं वो टूटे हुए हैं, काफी ज्यादा जो पोर्शन है इसका वो काला पड़ चुका है नुकसान की वजह से। इसी तरीके की शेलिंग, बमबारी कीव के अलग अलग इलाकों में की जा रही है, ताकि जो यूक्रेन है उसका मनोबल टूटे और जो रशिया है उसके साथ वो नेगोशिएशन कर इस लड़ाई को हार माने अपनी। लेकिन एक और शेल आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर, इसी तरीके के शेल आपको पूरे के पूरे कीव में देखने को मिल जाएंगे। लेकिन यूक्रेन सरकार और यूक्रेन के जो फौजी हैं और जो आम नागरिक हैं, उन्होंने अपना पूरा मन बना लिया है कि लड़ाई को वो अंतिम पल तक लेकर जाएंगे, अंतिम व्यक्ति तक लेकर जाएंगे और अंतिम गोली तक लेकर जाएंगे। कीव से मैं राहुल गौतम, विजय वेंकट के साथ इंडिया न्यूज के लिए। इंडिया न्यूज का टीम अभी पहुंचा है इरपिन। इरपिन में अभी फियर्स गन बैटल चल रहा है। यूक्रेन और रशियन आर्म्ड फोर्सेस जो दोनों एंगेज हुए हैं। आप देख सकते हैं ये स्ट्रेचेस हैं। पिछले 48 घंटे में यहाँ पे करीबन 65 डेथ्स हुए हैं। दीज आर द स्ट्रेचेस विच वर यूज्ड टू ब्रिंग दोज डेड बॉडीज। इन 65 जो लोग हैं जिन्होंने अपने जान गंवा है इस गन बैटल में, 3 जर्नलिस्ट भी थे। और आप देख सकते हैं वो है द रेड क्रॉस का एक टेंट लगा हुआ है, एम्बुलेंसेस हैं, और जो इंजर्ड हैं सोल्जर्स इनको यहाँ पे लेके आते हैं और फर्स्ट एड ट्रीटमेंट मिलता है यहाँ पे, और यहाँ से एम्बुलेंस में सीधा लेके जाते हैं कीव। कीव यहाँ से 25 किलोमीटर दूर है। एक इरपिन और दूसरा है बोचा, जहाँ पे रशिया कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। यूक्रेन की राजधानी कीव से राहुल की रिपोर्ट आप देख रहे थे। कीव से 25 किलोमीटर की दूरी पर इरपिन है, वहां से आप जयप्रकाश रमैया की रिपोर्ट देख रहे थे। वॉर सायरन एक बार फिर से बच गया है। रशिया के हमले पर WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बड़ा बयान दिया। रशिया ने अब तक 43 अस्पतालों को निशाना बनाया है, ये WHO ने बताया। मैटरनिटी हॉस्पिटल पर रशिया ने बरसाए हैं बम, आम नागरिकों को निशाना बना रहा है रशिया। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है। कर्नल शिरदान, इतनी जब खबरें आती हैं ना, और जब रुलाने वाली और डराने वाली तस्वीरें आती हैं, तो बड़ा गुस्सा सा आता है। गुस्सा ये आता है, अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन, जापान, यूरोपियन यूनियन, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया, ये सभी कहते हैं प्रतिबंध लगा देंगे, सैंक्शन लगा देंगे, लेकिन ये सैंक्शन फुस क्यों रहे? कोई असर क्यों नहीं हुआ? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं, जिस तरह से लीग ऑफ नेशन फेल हुई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर, हाँ, अभी टाइम आ गया है कि जब संयुक्त राष्ट्र संघ UNO भी ऑलमोस्ट एक फेल बॉडी है। देखिए, जब से युद्ध शुरू हुआ है, कर्नल शिरदान, आप UNO की बात कर रहे हैं? कौन UNO? कैसा UNO? क्या है UNO? कहां है UNO? मेरा ये सवाल है, कहां है भाई? UNO सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में बना। लगभग 50 देशों ने एक चार्टर पर साइन किया। चार्टर पर साइन करने के बाद ये कहा कि पूरी दुनिया में अमन का पैगाम रहेगा, शांति रहेगा, संयम के साथ में अब कभी भी युद्ध की स्थिति नहीं बनने देंगे। तब से अब तक न जाने कितनी बार युद्ध हो चुका है, 12-13 बार केमिकल वेपन तक का इस्तेमाल हो गया है, और कहा यह जाता है कि इनडायरेक्टली बायो वेपन का भी इस्तेमाल हो गया है। और इसीलिए मैं पूछता हूं, कहां है UNO? कहां है इनकी पीस कीपिंग फोर्स? कहां है? मैं यही सवाल पूरे उठाना चाहता हूं हर जगह कि अब समय आ गया है। हमारे प्रधानमंत्री ने एक बार वहां की जनरल असेंबली में बोला था कि अब समय आ गया है जब हमें UNO को दोबारा से रिवैम्प करना चाहिए। सर, वो बाद में कर लेंगे, पहले युद्ध तो रोकें। ये तो बाद में कर लेंगे, पहले युद्ध तो रोकें। मेजर जनरल, अब मुझे डर क्या है, मेजर जनरल AJP जैनी, अब ये तो बाद में होगा कि चलिए ठीक है, UN को रिवैम्प कर लेंगे, नया वर्ल्ड ऑर्डर आ जाएगा, पूरी दुनिया रिसेटल हो जाएगी, सब जगह रिशफलिंग हो जाएगी, सुपर पावर बन जाएंगे। ये किताबी बातें हैं।
ये सिर्फ रिटॉरिक्स में अच्छी लगती हैं। जमीन पर जहां पर मौत हो रही होती है ना, वहां ये सब बातें बड़ी बेमानी लगती हैं मुझे। मेजर जनरल एजेबी जैनी रशिया के साथ में है, चीन, पाकिस्तान, क्यूबा, आर्मेनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, बेलारूस, अजरबैजान, ईरान, उत्तर कोरिया। यूक्रेन के साथ में है अमेरिका, ब्रिटेन, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया। सवाल यह है कि क्या आगे आने वाले वक्त में वर्ल्ड वॉर होगा या नहीं? रसीद, मुझको तो वर्ल्ड वॉर का जो मामला आप कह रहे हो वो बहुत दूर लगता है। देखिए, ऐसे ऐसे कॉन्फ्लिक्ट कई हो चुके हैं 1947 से लेके अब तक, और वर्ल्ड वॉर के जब क्यूबा से नजदीक और क्या होगा, बे ऑफ पिग्स वाले इंसिडेंट से नजदीक वर्ल्ड वॉर के और क्या होगा। लेकिन वर्ल्ड वॉर नहीं हुई, न्यूक्लियर वेपन्स नहीं इस्तेमाल हुए, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन्स आर वेपन्स ऑफ डिटेरेंस and they are not to be used, and they will, I personally feel as a defense analyst that nuclear weapons will never be used. अब रही बात आपकी, ये हमें गुस्सा आता है, मुझे तो गुस्सा नहीं आता है, मुझे बहुत अफसोस होता है कि इतने बड़े बड़े बुद्धिजीवी जो बैठे हुए हैं वर्ल्ड स्टेज पर, वर्ल्ड के राउंड टेबल पर, वो व्हाई कैन नॉट दे कम टू टॉक्स। देखिए, इसका कोई ये लड़ाई मुद्दा हल नहीं है, हल इसका सिर्फ नेगोशिएशंस और टॉक्स का होगा। लेकिन हम देख रहे हैं टॉक से कुछ निकल नहीं रहा। आप जेलेंस्की के स्टेटमेंट्स देखिए, कभी वो बोलता है कि हमको, हमारे तो नेटो के दरवाजे बंद हैं, कभी वो बोलता है। मेजर जनरल, मुझे तो ऐसा लगता है ना, ये टॉक्स में जो तथाकथित वार्ताकार या मीडिएटर आ रहे हैं ना, ये बीच में जितने भी नेगोशिएटर्स आते हैं, जितने भी मीडिएटर आते हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि इनके लिए भी साख का सवाल है और आगे भविष्य में इनके लिए भी इज्जत बचाना बड़ा मुश्किल होगा। कर्नल सोढ़ी, अभी तक मीडिएटर के तौर पर कौन कौन आया? आया इजराइल, आया फ्रांस, आया तुर्की मीडिएटर के तौर पर, हालांकि कुछ हद तक भारत भी आया। लेकिन आपको नहीं लगता कि आगे आने वाले वक्त में अगर ये तबाही बढ़ी रही तो जितने भी मीडिएटर्स हैं इनके लिए भी साख का सवाल पैदा हो जाएगा? इन्हें भी तो ये कहा जाएगा ना कि आप भी मीडिएटर बन करके आए थे, आपने किया क्या? बिल्कुल रशीद जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। जितने भी ये कुछ देश ने मीडिएटर करने की कोशिश की है, इसका ज्यादा असर पुतिन पे नहीं पड़ा है, बिकॉज पुतिन ने ये जो लड़ाई छेड़ी है, इसने अपने मकसद को बिल्कुल क्लियर करके छेड़ी, और जब तक ये अपने मकसद नहीं हासिल करता, ये बातचीत वार्तालाप चलती रहेगी। ये सिर्फ जेलेंस्की की अक्लमंदी की जरूरत है कि अब वो क्लियरली उनको लिख के दे दे कि मैं आपको लिख के दे रहा हूं कि मैं नाटो में कभी शामिल नहीं होऊंगा, मैं किसी पावर के साथ ही रहूंगा। जिस दिन जेलेंस्की ये चीज लिख के देंगे, उसी के कुछ सेकंड के अंदर ये युद्ध बंद हो जाएगा। तब तक ये युद्ध नहीं बंद होगा, बिकॉज पुतिन को पता है कि ये जो सारी बातचीत चल रही है, ये सिर्फ टाइम को गेन किया जा रहा है, क्योंकि अमेरिका की इसमें बहुत बड़ी साजिश है। अमेरिका को पता है कि जितनी ये लड़ाई लंबी चलेगी, उतना पुतिन और रशिया तीन रास्ते। मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह, पुतिन के सामने तीन रास्ते हैं। पुतिन बातचीत की मेज पर यूक्रेन से बातें मनवा लें, पुतिन राजधानी कीव पर कब्जा जमाकर कठपुतली सरकार बना दें, और पुतिन जंग का स्केल बढ़ाकर यूक्रेन की मदद कर रहे देशों पर भी हमले शुरू कर दें। तीनों में से कौन सा रास्ता आगे आने वाले दिनों में इख्तियार किया जाएगा और कौन सा रास्ता सही होगा? कि सही तो वैसे वो गलत रास्ते पे आ गए थे। जिस दिन उन्होंने हमला किया उसी दिन गलत रास्ते पे आ गए। जब पूरी दुनिया कोरोना से लड़ रही है, इकोनॉमी डाउन है, अब मैं बता रहा हूँ, अब वो इतने दूर आ गए हैं दोनों देश कि अभी भी शुरुआत में हम कह रहे थे कि पीछे मुड़ सकते हैं, कोई बात नहीं। अब अगर अभी भी पीछे मुड़ सकते हैं, लेकिन अभी दोनों में ये प्रॉब्लम हो गई, अब अगर पीछे मुड़ते हैं तो बोलेंगे उनके देशवासी, खुद उनको बोलेंगे, वो नेता है ना, कि भाई आपने इतने बंदे बनवा दिए, इतने हमें फौजी बनवा दिए, सिस्टम बनवा दिए, क्या हो गया, क्या नतीजा निकला? अब आप मुकर गए। दूसरी बात, आपने जो बात की थी फ्रांस, तुर्की और इजराइल की, और काफी हद तक इंडिया की, काफी हद तक नहीं, इंडिया की भी बिल्कुल, यही चार देश सामने आए थे पीस टॉक्स के लिए। इजराइल के साथ क्या है कि हम लोग जो रूसी है और इजराइल है, उनके बीच में पासपोर्ट वीजा का मतलब नहीं है। जैसे हमारी दोस्ती है नेपाल से, भूटान से, उनकी खास दोस्ती है। एक हॉटलाइन एस्टैब्लिश हुई थी 2014 में, जब क्रीमिया पे हमला हुआ था इजराइल और रूस के बीच में, और जो 3.5 मिलियन टूरिस्ट जो 2016 से 17 में आए थे रूस में, वो उसमें 17% इजरायली थे। अब एक और आप देखिए, वर्ल्ड वॉर के टाइम पे लिया था मैं आपको, जब जर्मनी जब नाजी आए थे रूस में, तब उस टाइम पे यूक्रेनी वालों ने अपने दरवाजे खोले थे उनके लिए। अपने नाजियों की बात की है, हालांकि मेरी डिबेट का वक्त पूरा हो गया है, मैं बल्कि नियो नाजीवाद पर भी बातचीत करना चाहता था, लेकिन मेजर जनरल रिटायर्ड एजेबी जैनी, मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह, कर्नल रिटायर्ड शिवदान सिंह और कर्नल रिटायर्ड SS सोढ़ी
बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अपना बेशकीमती समय आपने मेरे चैनल के लिए निकाला है। लेकिन मैं एक ही चीज कहूंगा कि बिना सनसनी पैदा किए, बिना कोई भी ड्रामा किए, सच्ची रिपोर्ट, सही रिपोर्ट, पहली ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट, कीव, इरपिन, खिरसान, खार्कीव, लीव, लवीव, यानी पूरे यूक्रेन से में सबसे बड़ी टीम हमारे पास में है। और ये 24 घंटा 7 दिन, लगभग 700 घंटे से बड़ी कवरेज हमारी हो चली है। और आगे भी आप रशिया यूक्रेन युद्ध की तमाम खबरें सिर्फ इंडिया न्यूज पर देख सकते हैं।